नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अपने लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौलिक अधिकार में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसमें दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। इससे पहले हमने धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार में 4 आर्टिकल पे डिस्कशन किया हुआ है। तो पहले यहां पे हम जानते हैं कि ये अधिकार किसके लिए है? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। अब अल्पसंख्यक वर्ग में कितने लोग आते हैं, यहां से आप इनको जानते रहिए। पारसी, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं। तो यहां पे अब ये जानिए कि अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्रावधान यहां पे क्यों दिया गया है? शिक्षा और संस्कृति से संबंधित संस्कृत नहीं है, संस्कृति है, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो यहां पे आप समझिए कि भारत का संविधान या भारत देश एक सामाजिक संस्कृति को अपने अंदर सजोए हुए है, यानी कि बहुत सारे कल्चर को का ये समावेशन है। अगर मेजॉरिटी को ही हम सारा अधिकार दे देंगे तो माइनॉरिटीज अलग अपने अंदर एक अलगाव की भावना फील करने लगेंगे। इसीलिए जब भी लोकतंत्र में डेमोक्रेसी मतलब बहुमत के लिए हम मेजॉरिटी के लिए कोई रूल बनाते हैं तो उसमें भी माइनॉरिटीज को भी ध्यान में रखा जाता है, नहीं तो विखंडन वाली स्थिति पनपने लगती है, विवाद उत्पन्न होता है, ये स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आइए आर्टिकल नंबर पहले 29 देखते हैं। 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है, यानी कि 29 में संरक्षण की बात करता है और 30 में क्या करता है? प्रशासन और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। पहले तो यही जान लीजिए, पहले में क्या है कि इनका संरक्षण है और दूसरे में क्या है? शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन के बारे में है। तो 29 और 30 ये आर्टिकल आप देखिए, इसमें क्या क्या प्रावधान है। पहले देखते हैं 29 आर्टिकल में। 29 में फर्स्ट, भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी एक विशेष भाषा, कई बार हम देखते हैं कि कुछ जनजातियां हैं उनकी भी एक विशेष भाषा होती है, भाषा हो, लिपि या संस्कृति मतलब कल्चर, उनका रहन सहन का तरीका क्या है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। इसका मतलब अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा को, लिपि को और संस्कृति को इसको बनाए रखने का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट है, उनका मौलिक अधिकार है। 30 के 2 में क्या कह रहा है? राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अगर राज्य द्वारा पोषित क्या है? संस्था है, राज्य निधि से सहायता प्राप्त कोई संस्था है, तो उसमें क्या किया जाएगा? केवल कह रहा है धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि शिक्षण संस्थान है तो उसमें हम विभेद नहीं करेंगे कि इसमें सिर्फ हिंदू पढ़ेंगे, सिर्फ मुस्लिम पढ़ेंगे, सिर्फ ईसाई पढ़ेंगे, सिर्फ पारसी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि हम इनके आधार पे संस्था में इनका प्रवेश रोक नहीं सकते हैं, यानी कि सबको एडमिशन देना पड़ेगा, प्रवेश देना पड़ेगा। यही अनुच्छेद 29 में कह रहा है, यानी कि आप जात के आधार पे किसी को रोक नहीं सकते हैं। किस विद्यालय में इस जात के लोग नहीं पढ़ेंगे, इस विद्यालय में इस धर्म के लोग नहीं पढ़ेंगे, इस विद्यालय में इस मूल वंश के लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कौन सा आर्टिकल तो उगता है? 29 उगता है।
अब इसके बाद अनुच्छेद किसकी हम बात करते हैं? अनुच्छेद 30 की। दोस्तों एक बात और हम बार बार कह रहे हैं कि जब भी आप पॉलिटी की कोई किताब पढ़िए तो उसके साथ साथ बेयर एक्ट पढ़िए। ये जो हम यहां लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, ये बेयर एक्ट की भाषा को हम एक्सप्लेन करते हैं कि आप बेयर एक्ट को पढ़ना सीखिए, तभी आप पॉलिटी को अच्छे तरीके से आर्टिकल वाइज आप समझ सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो पाएंगे। तो चैनल का मकसद यही है कि आपको घर बैठे पॉलिटी को अच्छे तरीके से सिखाना। कंपटीशन के लिए तो ये बेहतर है ही है। आपको राजनीति में जो राजनीतिक परिवेश अपने यहाँ है, जब आप अपने संविधान को पढ़ेंगे तभी ये समझ पाएंगे कि कहाँ जो है गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। क्योंकि हमारा आदर्श, हमारा आइकॉन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है। यही बताता है कि ये नियम सही है, ये गलत है। तो आइए अनुच्छेद 30 की बात करें, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। याद रखिए, हमने कहा है कि यहां अल्पसंख्यक वर्गों के लिए यह अनुच्छेद है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि शिक्षण संस्थान की स्थापना करना और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करना, ये किसके अधिकार? अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अब इसमें हम देखते हैं इसमें 3 हमको पढ़ना है। एक में क्या है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग धर्म या भाषा पर आधारित क्या कर सकता है? शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। इसके बाद 30 का 1 दिया है, खंड 1 में निर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बाधित या निराकृत न हो। यानी कि जब उस संपत्ति का अर्जन उसमें किया जाएगा, शुल्क लगाया जाएगा, तो उस पे क्या होगा? राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ये ज्यादा ना होने पाए। और ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। तो खास बात इसमें यह है, आप इसको याद रखिएगा और इसका ये सेकंड पार्ट याद रखिए। 2 में क्या दिया गया है? शिक्षा संस्थाओं की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। इसका मतलब जब भी राज्य क्या देगा? शिक्षा संस्था को सहायता देगा, तो विभेद ये नहीं करेगा कि ये संस्थान अल्पसंख्यक वर्ग के भाषा और धर्म के आधार पे है। यानी कि राज्य सहायता देने में इन चीजों को ध्यान में नहीं रखेगा, सबको एक ही नजरिए से यहां पे देखेगा। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुच्छेद 29 और 30 दिया गया है, इसको आप पढ़िए और पढ़ने के बाद इसको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। हमने एक चीज और डिस्कस किया है कि मौलिक अधिकार में 5 मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो किसके लिए लागू होते हैं? केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, वो सब विदेशियों के लिए नहीं लागू होते हैं। वो अनुच्छेद मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, 29 और 30। इसका मतलब 29 और 30 अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, न कि विदेशियों के लिए है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप
को अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ सकते हैं चैनल के द्वारा अगर आपको वीडियो पसंद आया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे अन्य अनुच्छेद के साथ। तब तक नमस्कार।